अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खबर। मैं हूं अली सरवर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने आवाम से बात की है, कॉल अटेंड की और उनके सवालों के जवाब भी दिए। और इमरान खान ने कहा कि हुकूमत से बाहर ज़्यादा खतरनाक हूँगा, खबरदार करता हूँ, सड़कों पर आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूँ। दूसरी जानिब आज किसानों से यकजहती करी। पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कठपुतली के आने के बाद किसान का माशी कत्ल हो रहा है। नाहिल वफाकी हुकूमत एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। जबकि बल्दियाती एक्ट 2021 के हवाले से उन्होंने कहा कि इसे जो काला कानून कह रहे हैं उन सब के मुंह काले होंगे। इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ सिंध असम्बली में पीटीआई के पार्लिमानी लीडर खुर्रमशेर जमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब। खुर्रमशेर जमान साहब, सबसे पहले यहीं से मैं आगाज़ करूंगा कि बल्दियाती कानून के हवाले से जो आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, जमात इस्लामी ने भी धरना दिया हुआ है, एमकेएम और आप मुश्तरका तौर पर भी कर रहे हैं, ये बल्दियाती कानून को काला कानून कहा जा रहा है, जिस पर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बार फिर दोहराया है कि जी काला कानून कहने वालों के मुंह काले होंगे और इसमें हमने बहुत ज़्यादा पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है आवाम का, इख्तियारात का। देखिए जी, ये जो बातें बिलावल जरदारी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको खुद मालूम नहीं होगा कि बात क्या कर रहे हैं। जो कानून ये लेकर आए हैं, ये मिसाल आपको ना दिल्ली के अंदर मिलेगी, ना आपको ढाका में मिलेगी, ना आपको ये कोलंबो में मिलेगी, ना लंदन में, ना न्यूयॉर्क में, ना इस्लामाबाद में, ना केपी में, ना पंजाब के किसी शहर के अंदर। सो ये एक अनोखी सी मिसाल है जो लेकर आए हैं कि जो आने वाला मेयर होगा, ना वो जो है फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा, ना वो पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा, ना उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होंगे, ना सैनिटेशन कंप्लीटली उसके अंडर आएगी, ना उसके पास वाटर एंड सीवेज बोर्ड उसके अंदर आएगा, ना ट्रांसपोर्ट का निजाम उसके पास होगा, ना ही उसके बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का निजाम उसके अंडर होगा। तो सवाल यह है कि जो वो आप लोगों के लिए सड़कें बनाना चाहेगा, वो पार्क्स बनाएगा, बच्चों के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड करेगा, बनाएगा, उन तमाम कामों के लिए लोगों की बेसिक नेसेसिटीज फराहम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो पैसा कहाँ से लेकर आएगा? जो वसाइल आप उसको दे रहे हैं उससे तो शायद वो तनख्वाहें भी पूरी ना कर सकें। सो बेसिकली देखें, ये इनका तर्ज हुक्मरानी हमेशा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। ये चाहते नहीं है कि लोगों को डिलीवर कर सकें, लोगों की खिदमत करें। जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ कराची के लिए नहीं है, ये सिंध के बाकी डिविजन्स के लिए भी है। ये लड़काने के लिए जहाँ से बिलावल जो है खुद जीत कर आया है। ये लड़ाई हमारी नवाबशाह के लिए जहाँ से आसिफ अली जरदारी लड़कर आए हैं। ये लड़ाई हमारी सेवन के लिए भी है जहाँ से मुराद अली शाह जीत कर आए हैं। सो अगर हम बात सिर्फ कराची की कर रहे हो तो आप जरूर बंदूकें हमारे सर पे रखें। ये कह देना कि हमारा मुंह काला होगा, वो तो देखिए वक्त ही बताएगा कि मुंह किसका काला होगा। क्योंकि आपकी जो जमात होती थी वो 4 सूबों की जंजीर होती थी, आज वो केपी से भी खत्म हो गई, पंजाब से भी खत्म हो गया, कश्मीर से भी फारिग हो गई, गिलगित बल्तिस्तान में भी उसकी पहचान नहीं है, ना तो वो बची है पंजाब के अंदर। सो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वक्त आपको बताएगा कि आपके अंदर आपकी जो पहचान है सुबह सिंध के अंदर भी नहीं रहेगी। अच्छा, इसमें खुर्रमशेर जमान साहब क्या कहेंगे कि बार बार ये कहा जाता है जी, जिस तरह इस आखिरी जो मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो भी इख्तियारात का रोना रोते रहे, तो उन्होंने कहा जी देख लीजिए उस दौर में हॉस्पिटल और स्कूल्स जो थे वो मेयर के अंडर थे, तो उनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, तो हम उनको बेहतर करने के लिए सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए। नहीं, देखिए वसीम अख्तर साहब भी 4 साल इसी इन्हीं बातों में उनका वक्त गुजर गया, इसी रोने धोने में गुजर गया कि ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास वसाइल हैं, ना मेरे पास इख्तियारात हैं। तो अगर ये चाहते हैं कि आने वाला मेयर जो है वो भी इसी तरीके से वक्त गुजारे, तो ये तो फिर जो आवाम की खून पसीने की मेहनत का पैसा है, एक टैक्स पेयर्स का पैसा, ये आप जाया कर रहे हैं। आपको जरूरत क्या इलेक्शन कराने की? चलने दे निजाम इसी तरीके से जिस तरह चल रहा है। सो ये मसाइल तो देखिए इशूज रहेंगे। और आप देखें कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इस वक्त पाकिस्तान में सूबे सिंध से जितनी भी सियासी जमातें ताल्लुक रखने वाली हैं, तमाम सियासी जमातें आज जो है वो एहतजाज कर रही हैं, वो जो है प्रोटेस्ट कर रही हैं, अलग अलग धरने चल रहे हैं, जलसे चल रहे हैं। तो कोई एक जमात तो नहीं है ना। अच्छा, इसमें के बाहर बैठी है, कुछ सड़कों पर जाके एहतजाज कर रही है। बिल्कुल एहतजाज हो रहा है जी, बिल्कुल एहतजाज हो रहा है, आप लोग भी कर रहे हैं। अच्छा, इसमें खुर्रमशेर जमान साहब, आप जो बात कर रहे थे कि जी वसीम अख्तर साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, उनके पास इख्तियारात नहीं थे, लेकिन उस जमाने में तो बड़ी तनकीद का निशाना भी बनाया पीटीआई ने भी। फैसल बावड़ा साहब भी उनकी करप्शन के खिलाफ अदालत जाने को तैयार थे, आप लोगों ने भी तनकीद की कि जी जो इख्तियारात हैं उसमें भी बेहतर कारकर्दगी नहीं है। तो आज मौक़िफ़ तब्दील तो नहीं हुआ, ये बात तो आज भी आप कह रहे हैं कि इख्तियारात तो नहीं थे, लेकिन जितने इख्तियारात थे उतना भी काम नहीं किया वसीम अख्तर साहब ने। वसीम अख्तर साहब के वसाइल नहीं थे ना। हम तो आपको शुरू दिन से कह रहे हैं, देखिए अगर किसी ने करप्शन की है तो उसका एहतसाब करें जरूर, एंटी करप्शन मौजूद है, हमने रोका थोड़ी है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि उस वक्त के मेयर के पास भी, वसीम अख्तर के पास भी पैसा तो नहीं था। अगर पैसा था, नहीं खर्च हुआ, तो जरूर उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। देखें अभी ये वक्त ऐसा है कि देखें, मुझे तो खुशी है, सबसे बड़ी बात है कि आप जैसे जो जर्नलिस्ट हैं
आपके जैसे जो टीवी चैनल्स हैं वो भी हमारे इस एजेंडा को सपोर्ट कर रहे हैं ना। अगर आपका सपोर्ट नहीं होता तो क्या बात आज यहाँ तक पहुंचती। ये तो आपकी मदद की वजह से, क्योंकि आप खुद इस बात का एहसास करते हैं कि हाँ मसाइल हैं और उसको हल होना है। तो हम तो आपके भी बड़े मशहूर हैं, लिहाजा ये जंग जारी रहनी चाहिए, ये मुकाबला रहेगा जब तक। देखिए अगर ये इन्होंने तब्दीली नहीं लेकर आए ना, अगर इन्होंने रिफॉर्म्स नहीं लेकर आए इस बिल के अंदर, मैं आपसे बता दूं कि सूबे सिंध में आने वाले हालात और ज्यादा बुरे होंगे। वैसे ही इनकी कोशिश है कि सूबे सिंध को मोहनजोदड़ो के अंदर ये जो ना तब्दील कर दें, स्टोन एज की तरफ सूबे को लेके चले जाएं। आप देखें ना, आप जाएं, जाके घूमे फिरें सिंध के हर शहर में जाएं। आप अच्छा, इस देखें पर लोगों का क्या खुर्रम हशर शेख हुआ। साहब, अभी एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब को जब से तैनात किया उन्होंने कराची के लिए, और बार बार ये कहा जा रहा है कि कराची का बेटा है, उर्दू बोलने वाला भी है, सिंध के शहरी इलाकों से इनका ताल्लुक भी है, तो उनके आने के बाद कुछ लगता है आपको हालात बेहतर हुए हैं, कुछ कारकर्दगी है उनकी जिसकी वजह से कुछ किसी न किसी हद तक आवाम के मसाइल हल होना शुरू हुए हैं? देखें सोच नहीं है असल में, जो लीडरशिप है ना वो लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप कौन है? आसिफ अली जरदारी। ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की जमात थोड़ी है, ये तो सिर्फ जरदारी लीग है ना। तो जरदारी लीग की क्या ये ऐसी सोच है कि क्या वो रिफॉर्म्स लेकर आए, उप सूबे सिंध के अंदर बेहतरी लेकर आए? इनके मिनिस्टर्स ने आज तक क्या काम कर दिखा दिया मुझे बताएं असेंबली के अंदर? क्या इन्होंने तीर मार लिया? हशर तो वही है कि वाटर कमीशन कहता है कि 70% सूबे सिंध का पानी जो है इट इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। 70% पानी, मैं नहीं कह रहा हूँ, वाटर कमीशन कह रहा है। रिपोर्ट मौजूद तो है। 14 साल में ये आवाम को पीने का पानी फराहम नहीं कर सके, स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं दे सके, अस्पतालों में इलाज नहीं दे सके। अंदरून सिंध की अगर बात कर लें या शहरी इलाकों की बात कर लें, वहां पे स्ट्रीट क्राइम आपके सामने है, कहीं पे डाकुओं का राज है, कहीं पे स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज है। तो पीपल्स पार्टी ने करा क्या है? मुर्तजा वहाब ने क्या करा? मुर्तजा वहाब तो इस वक्त इंटरिम पीरियड के अंदर जो है ये आके बैठे हुए, ये भी मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी इनकी अपॉइंटमेंट हुई भी। हम तो उसको भी ऑलरेडी कोर्ट के अंदर चैलेंज कर चुके और आज अदालत ने जो है नोटिस भी कर दिया है इनको। अच्छा, इस पर खुर्रम शेख साहब, ये जो बार बार हम बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 14 साल से मौजूद है सिंध में भी और कराची में भी वोटर और सपोर्टर बढ़ रहे हैं उनके, क्योंकि अगर कोई पैमाना तो वोट है। बता देता हूँ ना, नहीं तो खुर्रम शेख साहब, वोट अगर पैमाना है तो वोट तो मिल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। वो फेलियर भी हमारा है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह 2018 के इलेक्शंस में सही तरीके से मेहनत करके काम करके अपने कैंडिडेट सूबे भर के अंदर अगर खड़े किए होते तो ये हाल नहीं होता। कराची के अंदर हमने मेहनत की, कैंपेन की, आप देखें हम कितनी सीट जीत कर आए। कराची के अलावा तो तहरीक इंसाफ ने खुद काम नहीं करा ना, मैं तो अपनी गलती खुद मान रहा हूँ। सो लोगों को सिंध में ऑप्शन मिला ही नहीं, लोगों को ऑप्शन तो दे। अब मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी जरूरत चेंज की 2018 में सूबे सिंध में आसानी से हो सकती थी, उतना तो केपी में और पंजाब में भी नहीं हो सकती थी। आप नहीं समझते कि कराची में आपकी पार्टी, तो हमारी गलती की वजह आपकी पार्टी कराची में खासतौर पर जो नजरियाती लोग हैं और आप जैसे पुराने जो लोग काम कर रहे हैं उसमें जाहिर है आपस की कुछ इख्तलाफात भी हैं जिसकी वजह से बेहतर काम नहीं कर सकी पार्टी आपकी? नहीं जनाब, जरा बराबर भी कोई इख्तलाफ नहीं है। शहर के अंदर सूबे सिंध के अंदर पीने का पानी फराहम करना हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है। हम K4 बना के दे रहे हैं, यहाँ पे आग लग जाती है गाड़ियां, 52 फायर ब्रिगेड हमने मंगा के दी है, जिम्मेदारी इनकी है। कराची के 6 ब्रिज नॉर्थ नाजमाबाद में नेपी रोड, निश्ता रोड, मंगोपी रोड बन रहा है, ये हमने बना के दिया। बारिशें होती थी, अल्लाह की रहमत जहमत में तब्दील हो जाती थी, सूबे सिंध की जिम्मेदारी थी। नाले हमने 3 जो है बड़े साफ करा के दिए। KCR की इनॉग्रेशन वजीर आजम कराची में आके करके गए, उसके साथ साथ जो आपकी ग्रीन लाइन है उसको कंप्लीट हमने किया, इनकी जिम्मेदारी थी। उसके साथ साथ आप देखें कि आज फ्रेट कॉरिडोर जो है वो अनाउंस हो गया। ये काम हमारे तो नहीं है, और क्या काम करें। पिछले साल में 9 अरब 90 करोड़ रुपए PTI से ताल्लुक रखने वाले कराची के MLAs ने खर्च किए। हर गली के अंदर शहर की जो नाले बने हैं, जो पानी की लाइनें डली हैं, जो सीवेज की लाइनें डली हैं, सड़कें बनी है, सारी PTI के MLAs ने की है। अब और क्या जान लेंगे PTI के MLAs? ये तो जाहिर फंड है, स्पेशल फंड जो दिया है वज़ीर आज़म साहब ने, और ये तो एक जमाने में इमरान खान खुद ही कहा करते रिश्वत होती है तो सियासी रिश्वत, लेकिन अब जाहिर है मैंने इसको दे रहे हैं फंड वो भी जी। तो ये आप नहीं समझते कि सियासी रिश्वत होती है? ये तो काम करने के लोकल गवर्नमेंट के होते हैं या फिर मकामी हुकूमत? जब लोकल गवर्नमेंट काम नहीं करेगी, जब सूबाई हुकूमत काम नहीं करेगी, तो फिर हम क्या करें? लोगों को बोलेंगे 5 साल बैठ के इंतजार करते रहे। क्या आज आप नहीं देख रहे हैं कितनी लंबी लाइनें लगी हुई ग्रीन लाइन की? क्या आज आप नहीं देख रहे हैं कि लोग कितना खुश हैं नाजमाबाद नेपियर रोड निश्ता रोड पे सफर करते हुए? आपको अंदाजा है कि लोगों के अंदर कितनी एक्साइटमेंट है कि K4 कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये काम अगर नहीं, बिल्कुल जरूरी है, ये सारे काम बिल्कुल कराची के लिए बड़े जरूरी है, लेकिन एक बड़ा सबसे बड़ा मसला एक महंगाई भी चला आ रहा है खुर्रम शेख जमान साहब, उस पर भी तो एहतजाज कर रहा है पूरा पाकिस्तान। जनाब पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। कोविड के बाद पूरी दुनिया जो है उसका पूरा सिस्टम चेंज हो गया है। ये खाली पाकिस्तान थोड़ी है, आप दुनिया के किसी ममालिक में चले जाएं, पूरी दुनिया के अंदर जो है महंगाई हुई है। तेल और जो
पेट्रोल है पाकिस्तान की जमीन से तो नहीं निकलता, इंपोर्ट होता है। सऊदीया ने रेट बढ़ा दिए, बढ़ गए। आपका तेल और घी जो है वो मलेशिया इंडोनेशिया से आता है, वो हमारा तो नहीं है। अरे आपकी दालें 80% इंपोर्ट होती है, तो महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हुई है, पाकिस्तान में नहीं हुई है सर। अच्छा, इस पर खुर्रम शाह जमान साहब, इसी कारकर्दगी के साथ आपको जाना पड़ेगा बल्दियाती इलेक्शन में भी और आम इंतखाबात में भी, तो आप समझते हैं कि ऐसी कारकर्दगी है जिसपे बासानी आप जाएंगे और दोबारा मुंतखब हो जी जी, जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा लीडर सादिक और अमीन है, सर्टिफाइड है। हमने मेहनत की है, काम की, अपनी पूरी जान लगाई है। अल्लाह ताला हमें कामयाबी देगा और पाकिस्तान के लोग भी हमें वोट देंगे। अच्छा जी, सोहिबा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएलए और आप मौजूद हैं हमारे साथ प्रोग्राम में। इमरान खान साहब ने कल जो बातें की हैं जी, उसमें बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं चाहूँगा आपसे भी कि इमरान खान साहब ने ये कहा कि मैं खबरदार करता हूँ, सड़कों पर आया तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, हुकूमत से बाहर ज़्यादा मैं खतरनाक होऊंगा। तो ये खबरदार किसे किया है, आपको कुछ समझ में आ रहा है इस हवाले से? जी शाजी साहिबा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जो नियाजी साहब, इमरान खान नियाजी साहब हैं, उनको शायद अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो कंटेनर से नीचे आ चुके हैं। 4 साल के बाद भी वो अभी तक कंटेनर पे ही खड़े हुए हैं। तो काइंडली कोई उनको बता दे कि वो कंटेनर से नीचे आ चुके हैं और उनको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनाया गया है, सिलेक्ट करके बनाया गया है। तो प्लीज आप आके उस चीज को, जिस चीज के लिए या जिस काम के लिए आपको कुर्सी पे बिठाया गया है, एटलीस्ट वो काम तो करके दिखा दें। डराने वाली चीजें छोड़ दें। आपने सड़कों पे आके दिखा दिया था, जो 126 दिन का लाइव कंसर्ट आपने किया था डी चौक पे, वो हमने आपका देख लिया था शो, और उसके लिए हमें आपसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपके जो किए हुए, जो आपने वादे किए थे कंटेनर पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन में, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों के, एटलीस्ट वो पूरे कर दे। आपकी तो अगर मैं लिस्ट खोलने पे आऊं तो आटा, चीनी, गंदम और दवाइयां, रिंग रोड, और उसके अलावा जो आप कॉम्पिटेंसी की बात बार बार, जो इनको जो तकलीफ है सिंध सूबे से, वो इसलिए है कि इनकी हुकूमत नहीं बन सकी सिंध सूबे में। पीपल्स पार्टी ने इनको टफ टाइम दिया, हर दफा देती आई है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और अवाम के लिए काम करती है और हमेशा ये कहती है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप इनकी कॉम्पिटेंसी देख लें पंजाब में, पंजाब बड़ा सूबा इनके पास है, वसीम अकरम प्लस जो है वो उसको चला रहे हैं, लेकिन उनके आते ही साना साहिवाल, सियालकोट मोटरवे, उसके बाद शेखुपुरा में जो एक पूरी फैमिली का मर्डर हो जाता है, उसके बाद अभी रिसेंटली साना साहिवाल, सॉरी साना मरी, ये सारे इनके क्रेडिट हैं। 9 आईजी अब तक इनके होते हुए चेंज हो चुके हैं, 4 से 5 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुके हैं। इनकी इनकॉम्पिटेंसी ये है। और उसके बाद अगर आप आ जाएं केपी में, जो इनका सूबा, जिसमें इनकी 8 साल से हुकूमत थी, जिसमें ये अभी मुंह की खा के बैठे हुए हैं कि बल्दियाती इलेक्शन जो, आज मैं चाहता हूं थोड़ा सा, मुझे ये बता दे अली, एक चीज और बता दीजिए, क्या जितने भी बाय इलेक्शन हुए हैं, कोई एक बाय इलेक्शन जीते कंटोनमेंट बोर्ड में? मैं खुर्रम शेर जमान साहब जो कह रहे हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतनी सीटें जीती हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आपके इमरान इस्माइल साहब और आरिफ अलवी साहब के हल्के से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट कंटोनमेंट बोर्ड पे जीता है। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है आपकी, बिल्कुल दुरुस्त है आपकी बात है। लेकिन इसमें शाजिया साहिबा, ये जो कल की जो तकरीर है, मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा आप जरूर मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की तकरीर से आपको क्या लगा है कि मजीद एहतसाब का अमल अब तेज होगा, या धमकी दी गई है अपोजिशन को डराने के लिए, या कहीं और पैगाम दिया है? देखिए जी, ये अपोजिशन तो इससे डरने वाली है नहीं। अपोजिशन इनके किसी डर और धमकी में नहीं आ रही है। जब भी ये ना अभी हिम्मत करके इन्होंने ये धमकी दी है कि अगर मैं ऑफिस से बाहर आ गया, मेरी तरफ से चैलेंज है एज अ वुमेन पार्लियामेंटेरियन, इमरान खान नियाजी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, उनको मेरी तरफ से चैलेंज है कि एक दफा अपोजिशन के होते हुए आप आके असेंबली में खिताब करके दिखा दें। इस आपके चीफ विप आके हमारे पैरों पे ये ना पकड़ के कहा करें कि प्लीज। ये तो बार बार कह रहे हैं शाजिया साहिबा, ये तो फिजा जान साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, अब पीटीआई के सीनियर रहनुमा है। फिजा जान, बहुत शुक्रिया आपका भी। और शाजिया साहब, आप जो बात कर रही हैं कि एक बार आए और वो खिताब करें, तो खान साहब ने कल जो माजूरी जाहिर की है अपनी बात में फिजा साहिबा, कि मैं पार्लियामेंट में खिताब करना चाहता हूं लेकिन मुझे करने नहीं दिया जाता, शोर शराबा शुरू हो जाता है, और एनआरओ चाहते हैं, मैं एनआरओ नहीं दूंगा।
जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। बिल्कुल, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे लीडर ने बिल्कुल ठीक बात की है कि जिनको पार्लियामेंट का डेकोरम को, जिनको इतनी तमीज़ नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को, ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पहले दिन कह दिया था कि वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है। ये इनकी वेलकमिंग थी इमरान खान के लिए। तो जब इतना ज्यादा जहर होता है दिलों में, जब इतना ज्यादा बुग़्ज़ होता है, जब उन्होंने सोच ही लिया कि हम हर हाल में बजाय इसके कि लेके हुकूमत के साथ पाकिस्तान की फलाह के लिए काम करेंगे, बजाय इसके कि उन्होंने यही सोच लिया कि हम तो इस प्राइम मिनिस्टर को ना पहले दिन से मानेंगे और ना उसको किसी चीज में एनकरेज करेंगे, ना तकरीर करने देंगे, और हम हर लेवल पे डिस्करेज करेंगे, हम हर लेवल पे बेइज्जत करेंगे। तो जाहिर है ये बात तो सही है कि नहीं करने दे रहे थे। ये तो इनको तो शर्म से डूब मरने का मकाम है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने इनके बारे में ये कहा है कि मुझे ये लोग तकरीर नहीं करने देते। और जहां तक टेन्योर पूरा करने का सवाल है तो कैटेगोरिकली अनइक्विवोकली प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि वो अपना टेन्योर पूरा करेंगे, और हाँ, अगला टेन्योर भी इंशाल्लाह हमें मिलेगा। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। इन लोगों को बता दें कि हम लोगों को इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये लोग डरें कि अगर मैं गवर्नमेंट से निकल आया बाहर और सड़कों पे आ गया तो फिर इनका क्या बनेगा। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है, ये जो आप बात कर रही हैं फिजा, ये खान साहब ने बात भी की, क्योंकि भुट्टो के आने के बाद, भुट्टो के अलावा ये नेक्स्ट हमारे ये लीडर थे जिनके पास आवाम की पावर है और अभी तक है, और वो पावर हमने निकाली है, 20 दफा निकाल के दिखाई है और आगे भी दिखाएंगे, इसलिए हमें डर नहीं है। अच्छा, नहीं, आप जो बात कर रही हैं कि जी खान साहब वाली बात दोहरा रही हैं आप भी कि हुकूमत से बाहर आके ज्यादा खतरनाक होंगे। तो अपोजिशन में थे तो खान साहब कहते थे मैं अगर हुकूमत में आ गया तो इन चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, और देख लीजिएगा हुकूमत में आने के बाद आप कह रहे हैं कि जी मैं अपोजिशन में आ गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। देखिए, हमने तो कहा कि अगर हम गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे तो हम तब और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। अभी तो वो कह रहे हैं मैं ऑफिस में बैठ के तमाशे देखता रहता हूँ इन लोगों के। तो वो तो जब हम आए, हमने इनको ना सिर्फ इनको घसीटा, हमने नून लीग की पूरी फैमिली, आपने देखा वो भगोड़े बाहर भी भाग गए, वो यहाँ पे भी नहीं, लेकिन उसमें तो ये हुआ आज फिजा, उसमें तो आज ये हुआ कि एहतसाब करना था, एहतसाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से आज इस्तीफा लिया गया है या दिया है शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफा जो दिया है। जी जी कीजिए। जी, मैं कह रही हूँ कि आप देखिए, वो जहाँ तक उन लोगों का ताल्लुक है तो वो कोर्ट से कन्विक्टेड लोग हैं। पनामा लीक्स जो हमने नहीं बनाई थी, वो हुकूमत, वो इंटरनेशनली आई थी पनामा लीक्स, और इनका फाइनेंस मिनिस्टर भी भागा हुआ था। तो ये लोग तो इस काबिल है ही नहीं, इनको तो हम, और अब आपको यही बता रही हूँ कि स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए। यही बात हो रही है कि शहबाज शरीफ के लिए भी अगर मसरूर अनवर, अगर ये बता दें कि मसरूर अनवर ने अरबों रुपए अकाउंट में सालों के हिसाब से डाले हैं शहबाज शरीफ के, उसका जवाब देते हैं, वो जवाब ही नहीं देते। जवाब तो नहीं दे रही, बात तो दुरुस्त है आपकी, डिले टैक्टिक्स हो रहा है। अच्छा, इसमें शादिया साहिबा सुन रही गुफ्तगू, आप जो कह रही हैं जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर इमरान खान साहब बाहर आए तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को रहना, सड़कों पर आने के बाद तो वो इंतहाई खतरनाक हो जाएंगे। देखिए अली, मैं इनके स्टाइल में तो बात नहीं कर सकती जिस तरह से ये, आपको पता होगा कि जिस तरह से इनकी जो चैट वो लीक हुई थी कि हम मुराद शाह साहब को बात नहीं करने देंगे, इनकी फीमेल जो पार्लियामेंटेरियन है वो कहती है कि हम उनको थप्पड़ मारेंगे। इस तरह की बातें हम लोग नहीं करते। हमने चैलेंज दिया है कि इमरान खान साहब एक दफा आके स्पीच करके दिखा दे। तो उन्होंने कहा था कि हर वेडनेसडे को आकर मैं क्वेश्चन के आंसर दूंगा। तो वो कौन सा वेडनेसडे है? 5 साल में हमें तो वो कोई वेडनेसडे नजर नहीं आया जिस दिन वो आके हमें ये भी एक वादा जो था वो उन्होंने यूटर्न कर लिया। तो बेहतर ये है कि जिस तरह से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था ना कि उनको सिर्फ इमरान खान बुलाया जाए, इमरान खान न्याजी ना बुलाया जाए, क्योंकि एक न्याजी वो थे जिन्होंने सकूते ढाका किया था, एक न्याजी ये हैं जिन्होंने सकूते कश्मीर प्लेट में सजा के इंडिया के हवाले किया, लेकिन ये इल्जाम लेना नहीं चाहते। तो इनको अच्छा है कि नाम बदल के अपना यू टर्न खान रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इनसे तो कुछ होना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इनके लाए गए चूहे थे, जब कश्ती में बोझ बढ़ता है तो बोझ कम करने के लिए कुछ लोगों को गिराया जाता है, कुछ सामान कम किया जाता है, तो अब भागने की तैयारी ये कर रहे हैं।
आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे करप्ट लोगों को ये निकालते जा रहे हैं, डाले। अच्छा, यानी कि अब ये इस्तीफे आ रहे हैं, आप समझती हैं शाजिद, आप समझती हैं कि ये जो इस्तीफे आज भी सर शहजाद अकबर साहब का इस्तीफा आया है, तो आप समझ रही हैं कि भागने की तैयारी है, इसलिए इस्तीफे आने शुरू हो गए? पहले इनके दवाइयों की करप्शन, फिर उसके बाद गंदम, चीनी, आटे की करप्शन, फिर उसके बाद जो है रिंग रोड करप्शन में, और फिर डॉक्टर जफर मिर्जा भी आराम से निकल गए, और आमिर कियानी साहब भी निकल गए, जैसे बुखारी साहब भी निकल गए। अब ये शहजाद अकबर जो एसेट रिकवरी यूनिट के इंचार्ज थे, वो भी आराम से जा रहे हैं। करें ना इनकी अकाउंटेबिलिटी। बड़े सादिक और अमीन का टाइटल, इसका मतलब है कि नूर आलम खान ने जो कहा था कि अगली सफों पे जो बैठते हैं असेंबली में पीटीआई के लोग, वो खुद भी पीटीआई से ताल्लुक है, इनका नाम ईसीएल में डालें, तो शायद इसलिए कहा था। देखिए, सिर्फ अभी एक नूर आलम खान ने बोला है ना, अभी आप देखते जाएं आगे आगे इनकी कैसे बैसाखियां निकलती हैं। इनकी तो हालत तब खराब हुई थी जब यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सेनेटर बने थे, और इनको भाग भाग के लोगों के पांव पकड़ पकड़ के डिनर करा करा के इन्होंने अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, फोन करवा के, धमकियां दे के, तो अपने नंबर पूरे किए। ये सिर्फ चंद नंबरों की मार है। जिस दिन वो चंद बैसाखियां निकल पूरे होंगे तो फिर उस दिन आप समझ रही हैं कि बैसाखियां चली जाएंगी। छोटा सा ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मरीम नवाज साहिबा का बड़ा अहम स्टेटमेंट है इस पर। उन्होंने कहा है कि इक़्तिदार से निकलने की बातें गीदड़ भपकियां हैं, सामान उठाएं घर चले जाएं। जबकि हसन इकबाल साहब ने भी कहा कि हुकूमत माफियाज को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली छतरी बन चुकी है। मजीद इस पर थोड़ी गुफ्तगू मजीद करेंगे, बहुत अहम टॉपिक है ये, और खासतौर पर ये बयान सामने आए हैं। और फिर किसानों से यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने आज ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च का भी इनेकाद किया था। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए, इस पर बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात करेंगे, जाइएगा, देखते रहिए आला खबर। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हमें ज्वाइन किया है जी ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम नून के, और उनसे भी हम बात करेंगे खासतौर पर कि मरीम नवाज साहिबा का जो स्टेटमेंट आया इमरान खान साहब के इस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत से बाहर में ज़्यादा खतरनाक हूँ, खबरदार भी कर दिया उन्होंने कि सड़कों पर आया तो फिर आप लोगों के लिए छुपने को जगह भी नहीं होगी। और शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर मैं इसलिए नहीं मानता कि वो कौम के मुजरिम हैं, मुजरिम समझता हूँ। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे इस पर आपके इमरान खान साहब का ये स्टेटमेंट? और फिर यही बात हम कर रहे हैं कि जी उन्होंने कहा असम्बली में मुझे बोलने नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से फिर मुझे सहारा लेना पड़ता है मीडिया का और सामने आकर बात करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सरवर भाई आपका। तब इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसको हम कहते हैं डिफीटिस्ट मेंटालिटी। मतलब जिसमें हारा हुआ जो बंदा होता है ना जी, उसको पता है कि मैं मैच हार गया हूं, तो अब वो इस तरह की मतलब गीदड़ भपकियां कह लें या कोई और नाम दे दें, तो वो यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। लेकिन उनको एक चीज का इदराक होना चाहिए कि ये 2014 नहीं है कि उनको मुख्तलिफ इदारों से या मुख्तलिफ लोगों से जो सपोर्ट मिल रही थी, वो शायद अब वो सपोर्ट जो है उन्हें मतलब मैसर नहीं है। अच्छा, इस पे आप सर कंफर्म इतला है आपके पास, आप सपोर्ट नहीं है? ये तो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते सर, आपने जुमला अदा किया सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ। आपकी जो बसीरत के मुताबिक आप सपोर्ट हासिल नहीं है। अगर आपने कंफर्म करना है तो वो आप कंफर्म कर लें, मैंने अपनी बात कह दी है। ठीक है, सपोर्ट चूंकि हासिल नहीं रही तो इसलिए आप ये समझते हैं कि जी अब सपोर्ट थी। अगर आपको याद हो पीटीवी पे और दीगर इदारों पे जिस तरह हमलावर हुए थे और कोई रेजिस्टेंस नहीं दी गई थी उनको, तो उससे बज़ाहिर यही लगता है कि उनको कुछ इदारों की या कुछ लोगों की सपोर्ट थी और वो चाहते थे कि हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करें। और गालिबन उनका टारगेट जो है ओरिजिनली या मेनली वो सीपैक था, और वो आज बिल्कुल आया है, रोजे रोशन की तरह आया है कि असल टारगेट जो है सीपैक था। तो उसमें वो नाकाम रहेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। बाकी ये कि मैं सड़कों पे आ जाऊंगा, तो भाई सड़कों पे आना उनका हक है, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम जो है ना, वो असल में उनसे सवाल करेंगे कि आपने 3.5 साल में हमारे साथ किया क्या है। ना बिजली है, ना गैस है, ना पेट्रोल महंगा है। अच्छा, इस पे ख्वाजा साहब ये बात बताइए, आपके जाहिर जमहूरियत के हामी हैं आप, तमाम लोग जाहिर है सियासी पार्टियों जितने भी हैं,
तो ये जब हम कहते हैं कि जी 5 साल पूरे करने चाहिए किसी वज़ीर-ए-आज़म को जो वोट लेकर के आया है, तो आप भी इस बात के हामी हैं कि इस हुकूमत को 5 साल पूरे करने दिया जाए और उसके बाद जाहिर है आवाम का फिर फैसला हो, इनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं है तो वोट नहीं देंगे? जी बिल्कुल, बात ये है कि हमने पहले भी कहा है, हम इस बात को दोबारा दोहराए देते हैं कि जनाब हम कोई गैर आईनी इकदाम की हिमायत नहीं करेंगे। गैर आईनी और आईनी इकदाम क्या है वो आपके सामने है। मिसाल के तौर पे अगर ये बजट पेश करते हैं मई जून में और वो बजट पास नहीं होता तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाती है, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है तो भी मतलब वो भी आईनी है। जी बिल्कुल, लेकिन जो पहली बात आप जो कर रहे हैं सर बजट के हवाले से पास नहीं हो सकेगा सर, ये तो जब भी जरूरत पड़ी है बजट पास करा लिए पास आए इन्होंने। सुन तो लीजिए ना, मियाद जो है वो पार्लियामेंट की है, जरूरी नहीं है कि वो पीटीआई की हुकूमत की हो, ये भी याद रखिएगा। जो वहां अपनी मेजॉरिटी शो करेगा उसी को हक होता है ना पार्लिमानी निजाम में। तो बिल्कुल आदम एतमाद आ सकती है। अयाज सादिक साहब ने भी कहा जी नंबर्स पूरे हो गए हमारे पास और सिर्फ वक्त का तयन हम कर रहे हैं। फिजा ज़ीशान साहिबा, ये जो बात हो रही है बार बार कि जी वक्त का तयन सिर्फ रह गया है, नंबर्स पूरे हो गए अपोजिशन के पास, तो फिर तो अलार्मिंग सिचुएशन है आप लोगों के लिए। बस पूरे हो गए होते ना ऑपोजिशन के पास तो उसने 1 घंटा नहीं गुजारना था। बात हकीकत ये है। दूसरा भी ये अपनी इनकी जो माशाल्लाह लीडर हैं इनकी मरियम साहिबा, वो उनके बारे में वो तो खुद बड़ी कंफ्यूज है। अभी उनकी स्टेटमेंट और ये मेरे भाई जो अभी बात कर रहे थे, इनकी स्टेटमेंट में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को गिराएंगे, उसके लिए चाहे कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़ा तो हम करेंगे। तो इनकी तो इस तरह की बातें होती हैं जिसके बारे में मतलब इनकी तो अपनी लीडरशिप इतनी कंफ्यूज है, इतने अजीब अजीब बातें करते हैं। उनकी जायदाद उनको नहीं पता थी कि यहाँ है कि बाहर, उनका ख्याल था कि है ही नहीं उनकी जायदाद। वो तो हमने नहीं उनकी जायदाद एक्सपोज की थी, वो उनके अपने हुसैन नवाज साहब ने एक्सपोज की थी कि उनकी जायदाद। कतरी खत हमने नहीं किया था, मसरूर अनवर साहब ने जो अरबों की अकाउंट में डाले हैं शहबाज शरीफ के, वो हमने थोड़ी उनसे डलवाए थे, उन्होंने खुद डाले। इनकी अपनी करप्शन है, तो इनकी करप्शन जो है वो तो सामने आते हैं। और खुदा के घर में देर होती है अंधेर नहीं वो होती। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे जो चीजें चल रही हैं, ये अपने आखिरी पॉइंट पे इंशाल्लाह फाइनली इन लोगों को पूरी सजाएं होंगी जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का पैसा बाहर लेके गए, जिन्होंने जी ठीक है। अदालतों से जाहिर है अदालत में शवाहिद आप देंगे तमाम चीजों के और फिर अदालतें जो भी फैसला करेंगी। लेकिन फिजा ये जो बात कर रहे हैं ख्वाजा साहब, वो कह रहे हैं कि जी अब हाथ जो था आपका वो ऊपर सर पे नहीं रहा है, अब जिनका सपोर्ट हासिल थी नहीं रही, तो लिहाजा अब बचना बड़ा मुश्किल है इस गवर्नमेंट का। ये गवर्नमेंट पूरे, मैंने आपको बताया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इमरान खान ने कल ये कहा कि हम इंशाल्लाह अपना टेन्योर पूरा करेंगे और बल्कि इंशाल्लाह अगला टेन्योर भी हमें मिलेगा। इसी कारकर्दगी पे आप लोग मुतमईन हैं? आपने दरमियान में इंटरप्ट किया था, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी। मेरी बहन ने बड़ी अजीब बात की, ये पीपल्स पार्टी से है मेरा ख्याल है, इन्होंने ये बात की थी कि जी कश्मीर जो है उसको उठा के उन्होंने पकड़ा दिया हिंदुस्तान को। तो मेरी बहन से मैं यही बताना चाहती हूँ कि सफारती महाज पे जितनी कामयाबियां इमरान खान के दौर में अभी हासिल हुई हैं, पिछले 30 साल में हासिल नहीं हुई थी। पाकिस्तान की एक आवाज पे 56 ममालिक OIC का इजलास अटेंड करने आ सकते हैं, ऐसा पहले नहीं हुआ। एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को कहने का जिगर जो है वो इमरान खान में ही था और किसी में नहीं होना था। यूनाइटेड नेशंस में जाकर जिस तरीके से मुसलमानों की अक्कासी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी रूहानी एफिलिएशन को जिस तरीके से इमरान खान ने बयान किया, उसके तो दुश्मन भी गवाही देते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने ये बयान किया वो और कोई इससे पहले बयान नहीं कर सकता था। तो ये बात कहते वक्त 100 दफा सोचिए कि आपने ये बात किस तरह की। और कश्मीर के हवाले से जो स्टेटमेंट बयान कर रही हैं आप फिजा शादी साहिबा, क्या कहेंगी आप? वो कह रही जी 30 साल में इतनी सिफारती कामयाबियां किसी भी गवर्नमेंट ने हासिल नहीं की जितनी हमने हासिल की हैं, जितना बेहतरीन मुकदमा लड़ा है कश्मीर का, और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान में जिस तरह 56 मुल्कों को लेकर के आया, ये कारनामा है पीटीआई गवर्नमेंट का। देखिए हली, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि इनकी नॉलेज कितनी कम है कि अमेरिका को जो इन्होंने जवाब दिया तो मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि हमारा फोन नहीं उठा रहे, क्यों उनके सदर को, प्रेसिडेंट को बार बार कॉल किए जा रहे हैं। उनके प्रेसिडेंट
इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मिल सकते हैं, लेकिन इमरान खान न्याजी का फोन ही नहीं उठाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। ये तो फिजा जो शादियां कर रही हैं कि अगर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है तो फिर फोन का क्यों बात कर रहे हैं, तो फोन का इंतजार क्यों है? बहुत बड़ी कामयाबी है, ये इमरान खान न्याजी की बहुत बड़ी कामयाबी है। और उसके अलावा जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान को सारे अपने दोस्त ममालिक के साथ आइसोलेट कर दिया, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। OIC की इन्होंने बात की, उसमें इन्होंने फलस्तीन की बात कर ली, उसमें इन्होंने अफगानिस्तान की बात की, नहीं बात की तो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं की, क्योंकि इनके सफारती ताल्लुकात खराब हो सकते थे। तो ये इनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरह से कश्मीर को बेचा है ना, तो इनको मैं तो समझती हूँ कि पानी भी नहीं चाहिए, वैसे ही इनको डूब के मरना चाहिए, क्योंकि इनको पानी की भी जरूरत नहीं होगी। खामखा में हम वो भी पानी इस पे क्यों जाया करें। दूसरी बात ये कहते हैं कि बहुत अच्छा इन्होंने पाकिस्तान को ले आए हैं, तो करप्शन इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में करप्शन में हम सबसे ऊपर आ चुके हैं, 127वें नंबर पे आ गए हैं। और पासपोर्ट को जो इन्होंने इज्जत देनी थी उसमें हम सोमालिया से भी नीचे आ गए हैं। और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उठा के आपने दे दिया है IMF को, जो जिसके पास जाने के लिए आप खुदकुशी करना चाह रहे थे, वो आपने उठा के दे दिया है। ये तो हकायक है, बिल्कुल बिल्कुल ये हकायक है जो आप बयान कर रही हैं। फिजा, इनका कोई जवाब है आपके पास, ये जो बयान कर रही है? देखिए अली, एक और चीज कि इनके प्राइम मिनिस्टर की पहली जो टैक्स रेमिटेंस जो इन्होंने जमा करवाए थे वो इनके कितने थे, और अभी के इनके टैक्स जो है एक ये तो कर है, ये तो कैसे हो गए? ये 98 लाख 2019 में जी जी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद 98 लाख टैक्स जमा कराया है, और 2018 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले 2.25 लाख रुपए टैक्स दिया था। ये भी एक बड़ा सवाल तो है, इस पे तो फिजा इस पे भी जवाब नहीं आया गवर्नमेंट का अब तक। यूसुफ रजा गिलानी साहब और आपके बाकी 5 लाख रुपया जो कि मेरा ख्याल है सूट पहनते होंगे ये बिलावल भुट्टो, ये 5 लाख रुपया किस चक्कर में दे रहे हैं? आज तक की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इन 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी एक्सपोर्ट नहीं हुई। रेमिटेंसेज इतनी पाकिस्तान की तारीख में 3 सालों में जितनी हुई है इतनी पहले नहीं हुई। इंडस्ट्री फास्ट इन 3 सालों में जितनी हुई है पूरे तारीख की पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुई है। इस तरह की बातें ये ना करें। ये पीपल्स पार्टी के तो ये लोग हैं जो 4 सूबों से सुकड़ के, सॉरी टू से, 4 जिलों के ऊपर स्क्वीज हो चुके हैं। ये अपनी करप्शन और अपनी हरकतों की वजह से अवाम में नामकबूल है। सिंध में इन 2 टांगों के चूहों ने 30 अरब रुपए की गंदम खा ली। मतलब वो गरीब अवाम जिनके लिए इनका एक वो जो इनका मैनिफेस्टो था ना, रोटी कपड़ा और मकान, उसमें से रोटी तो इन्होंने इस तरीके से खा ली। उसमें इन लोगों और दूसरी बात ये कि इनकी तो अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है, इनकी अपनी पार्टी में कोई चीज ठीक नहीं है। भुट्टो की पार्टी में मुझे आप ये बता दें कि कितने भुट्टो हैं इस वक्त, और जरदारी कितने हैं ये भी बता दें आप। इनकी पार्टी में तो ये सारी चीजें अजीबोगरीब किस्म की माफिया के तौर पे इनकी पार्टी चल रही है। जिस तरह से इन्होंने 70% कंटेमिनेटेड वाटर लोगों को दे रहे हैं। आज इन्होंने किसान रैली निकाली थी बड़े फखर से, तो मैं इनसे ये पूछती हूँ, अगर इन्होंने गंदम के रेट अच्छे कर ही दिए थे जरदारी साहब ने, तो बेचारे अपने गंदम के जो इनके गन्ने के जो किसान हैं उनको कम से कम उनकी पैसे ही वापस कर दें उनको। अच्छा जी, बड़ा खैर किसानों से एकजहती के लिए आज ट्रैक्टर ट्राली मार्च किया, और उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी खिताब किया। कठपुतली के आने के बाद किसान को माशी कत्ल हो रहा है, नाइल वहाँ की हुकूमत एक के बाद एक बहरान पैदा कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा दबंग खिताब भी किया। आज इसमें ख्वाजा साहब ये जो बात कर रही है फिजा, कितनी तरक्की हो रही है, मईशत देख लीजिए, GDP देख लीजिए, 5.3 पे ले आए हैं 3.5 साल में। तो ये इन सारी चीजों को जब सामने रखें तो फिर तो आपको भी लगता होगा कि गवर्नमेंट तो बड़ी जबरदस्त हो रही है इस वक्त। देखिए, बात ये है कि 5.7% है या 10% है, बुनियादी सवाल ये है, और ये हमें सबको, चाहे हमारा ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, अपने दिल पर हाथ रख कर ये पूछें कि क्या आज पाकिस्तान के अवाम में वो पहले से ज्यादा खुशहाल, आसूदा और मुतमईन है 2018 के मुकाबले में आज 2022 में? अगर ये तमाम चीजें, मैं उससे इनकारी नहीं हूं, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्या आज आम आदमी मुतमईन है, खुशहाल है,
क्या महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत जो है पहले से ज्यादा नहीं है? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी हुकूमत हो, उसका बुनियादी पहला काम तो ये होता है कि अपने अवाम की जान माल की हिफाजत और उनकी जिंदगियों को सहल, आसान, आसूदा बनाना। अगर हम इसमें कामयाब हैं तो मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूं कि अगर इन्होंने नहीं, उस पर तो नहीं है, ये तो हकायक है जो आप बयान कर रहे हैं ख्वाजा साहब। लेकिन एक आज वज़ीर इत्तलात साहब तो ये फरमा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब, के 1947 में जैसा पाकिस्तान मिला था लुटा पुटा, वही हमें भी इस तरह का पाकिस्तान मिला है, जिसकी वजह से 3.5 साल में काम नहीं हो सकता था, सुधारने में ही लगे हुए अभी तक तो हम। देखिए, बात ये है कि अगर मैं एक काम नहीं कर सकता, ना तो मुझे काम आता है, ना मैंने कभी काम किया है, मुझे आता नहीं है, तो मैं कोई ना कोई बहाना तो तराशूंगा। वो चीजें कहते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो इनका भी यही हाल है। 3.5 साल। बात ये है कि इनको जितना अच्छा खुशहाल पाकिस्तान मिला था, मैं समझता हूं कि पिछले किसी भी दौर में इतना खुशहाल नहीं मिला था। हमें जब मिला था तो हमें तो सबसे पहले दहशतगर्दी का मुकाबला था, 18-18, 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, आपको याद होगा। बिल्कुल। तो मईशत का क्या हाल था। तो हमने तो ये बाबेला, ये रोना नहीं रोया कि जी ये पिछली हुकूमतें कर गई। जनाब, आप ये मान लें कि आपका बस का रोग नहीं है, हुकूमत चलाना एक बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम है। खुदारा पाकिस्तानी अवाम की जान छोड़िए, अगर आप नहीं कर सकते तो आप उन लोगों के हवाले कीजिए जो इस मुल्क को वाकई चला सकते हैं और जिन्होंने चलाकर दिखाया सर, है। इस गवर्नमेंट से जान छुड़ाने के लिए ख्वाजा साहब 23 मार्च को आप लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि आपके मार्च करने से इमरान खान साहब घबरा के इस्तीफा दे देंगे? देखिए, मैंने पहले ही अर्ज किया कि हम लॉन्ग मार्च करें या ना करें, बात यह है कि इन्हें खुद इस बात की रियलाइजेशन होनी चाहिए। आप ये देखिए कि अब इनके डूबते जहाज में से इनके अपने लोग छलांगे मार रहे हैं। ये किस बात की निशानदेही कर रहा है? ये इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जो लोग थोड़ी बहुत भी समझबूझ रखते हैं सियासी, वो समझते हैं कि ये शिप किसी वक्त भी डूब जाएगा, तो इससे जितनी जल्दी बेहतर जो है ना जान छुड़ा ली जाए बेहतर है। और आपकी इतला के लिए कि लोग जो है मुख्तलिफ पार्टियों में जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं, जिनके हल्के हैं सियासी, अपने हल्के हैं, जो इलेक्ट होके आ सकते थे, इलेक्टेबल्स हैं। आपका क्या ख्याल है कि वो पीटीआई की टिकट लेके अपने हल्कों में जाएंगे और ये बताएंगे कि जी हम गैस नहीं दे सके, हमने बिजली महंगी कर दी, हमने एलपीजी महंगी कर दी, हमने मिट्टी का तेल महंगा कर दिया, हमने पेट्रोल महंगा कर दिया, हमने खाने पकाने का तेल महंगा कर दिया, हमने आटा 35 रुपए से 80 रुपए कर दिया, चीनी 53 रुपए से 100 रुपए कर दी। ये मुतमईन करना तो बड़ी बात हो गई। फिजा साहिबा, शादी साहिबा, आप भी सुन रही हैं कि ये बातें, फिजा साहिबा जाहिर है आप भी इलेक्शन लड़ने जाएंगी, तो ये तमाम सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे आवाम के सामने। जी, मेरे दरमियान में से फोन कट गया था, मैंने ज्यादा भाई की गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है उसमें अंदरूनी बैरूनी अवामिल सब शामिल होते हैं। आप जानते हैं महंगाई को तो खैर हम मानते हैं कि बिल्कुल हुई है, लेकिन उसमें बहुत सारे अवामिल हैं। उसमें ना सिर्फ मतलब गवर्नमेंट की नाअहली नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर हुई है, इसलिए महंगाई है। कोरोना, इसके अलावा जो मुल्क की हमारी अंदरूनी मसाइल हैं, जो हमारी सिस्टम करप्ट हैं, जिसमें जखीरा अंदोजी सबसे पहले आ जाती है, स्मगलिंग आ जाती है, मेनी थिंग्स अदर देन दैट टैक्स। तो गवर्नमेंट ने काबू पाना है इस पे फिजा साहिबा, इन तमाम चीजों में गवर्नमेंट ने काबू पाना है। हाँ, तो पा रही है ना। आपको पता है ना कितनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हुई हैं हमारे इसके अंदर। हम लोग हेल्थ कार्ड में जिस तरह केपी के और पूरे पंजाब में 10 लाख रुपया एक खानदान को जिस तरीके से इंश्योरेंस के तौर पे मिला है, वो मेरा ख्याल है काबिल सताइश है। यहाँ पे हम लोग चाहते हैं जिस तरह ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जिस तरह इंट्रोड्यूस, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा मसला, हालांकि 18वीं तरमीम के अंडर ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके भी फेडरल गवर्नमेंट ने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट को ना सिर्फ इनिशिएट किया बल्कि उसे चला के माशाल्लाह दिखाया। और उसके ऊपर अब जो है K4 का भी जो है वो PC1 जो है वो हो गया, यानी पानी का मसला भी इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट हल करने जा रही है। ये सारे मसले सिंध में भी आपने हल करने, आप ये कह रही हैं। शाजिया साहिबा ये बात कर रही है, फिजा साहिबा इसका जवाब दीजिएगा मुझे, वक्त कम है, मैं चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आए। जी शाजिया साहिबा,
अच्छा, इस पे जो आप बात कर रही हैं फिजा, ये सारे काम जो वफाकी हुकूमत कर रही है, जाहिर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची, और यहाँ से आपके 14 एमएनएस भी हैं, और अच्छी बात है अगर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए तैयार हैं आप लोग, K4 पे भी काम हो रहा है और ख्वाहिश साहब भी सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सिंध में बिलखसूस कराची के हवाले से जो वादे आपने अपने इत्तेहादियों से किए हैं उसको तो पूरा कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम लोग हर जगह पे करें। पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह काम हो रहा है। अभी जो क्या कहते हैं उसको, देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। हमारे मुल्क में इससे पहले नहीं हुआ था कि सैमसंग जैसी कंपनीज के फोन बनना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, और मोटरसाइकिल्स और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो हैं वो बनना शुरू हो गई हैं। टूरिज्म जो है नंबर 1 पे हमारी उसके ऊपर चला गया था। हमारी टूरिज्म का नाम तो आप ले रही हैं, लेकिन मरी में सबने देख लिया है टूरिज्म के हवाले से तो बहुत ज्यादा गैप है अभी। अच्छा, बहुत शुक्रिया शादी साहिबा, फिजा जिसान साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका भी, ख्वाजा तारिक नसीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ने बात की कि किसानों से यकजहती के लिए पीपल्स पार्टी ने ट्रैक्टर ट्रॉली मार्च किया, बड़ी तादाद किसानों की शरीक हुई उसमें, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो धुआंधार खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि कठपुतली आने के बाद किसान का माशी कत्ल हो रहा है, जबकि इमरान खान साहब का बयान भी हमने आपके सामने रखा जिसमें उन्होंने खबरदार किया कि सड़कों पर अगर मैं आ गया तो आपके लिए छुपने के लिए जगह भी नहीं होगी। अपोजिशन को कहा कि अगर मैं हुकूमत से बाहर आया तो इमरान खान ज्यादा खतरनाक होगा। आज तक के लिए इतना ही, अगले प्रोग्राम तक के लिए अली सरवर मेरी टीम को दी इजाजत। मरने के बाद।